अब बात करेंगे हम एक्रूअल कंसेप्ट के बारे में। एक्रूअल कंसेप्ट होता क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है, ध्यान समझिएगा। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, वन अकाउंटिंग ईयर में हम कैश ट्रांजैक्शन को और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आप पेमेंट करें या ना करें, चाहे पैसा हमको मिले या ना मिले। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पैसा नहीं मिलता है, नहीं मिलने का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखा था, उस पर इंटरेस्ट मिलना था आपको 10,000 रुपए, लेकिन आपको इंटरेस्ट उस साल मिला 8,000 रुपए। राइट टू एस्टेब्लिशमेंट ये कहता है कि हमको कितना मिलना चाहिए, 10,000 मिले तो हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे 10,000 रुपीज। ये होता है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्सपेंस फॉर द ईयर वेदर पेड और नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो खर्चा है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हम पेमेंट करें या ना करें। हमारी लाइबिलिटी बनती है, हमारा राइट टू स्टे, मेरा अधिकार बनता है कि अपने वेजेस का पेमेंट मैं करूं। किसके लिए? अपने वर्कर्स के लिए। मान लीजिए रेंट का पेमेंट करना था 12,000 रुपीज, लेकिन आपके पास पैसा नहीं था, इसीलिए आपने लैंडलॉर्ड को कितना पैसा दिया है? 10,000 रुपीज दिया है। इसका मतलब ये हो गया 2,000 रुपीज आप पेमेंट नहीं किए हैं। लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि भले आपने पेमेंट 10,000 का किया है, लेकिन पेमेंट कितना करना था आपको? 12,000 का करना था, तो हम रिकॉर्ड कितना करेंगे? 12,000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे। तो आप देखे होंगे कि पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में आपको दिख जाएगा रेंट अकाउंट, आपने पेमेंट कर रखा है, तो टू रेंट अकाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस हम रिकॉर्ड क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट, जो मुझे देना है फ्यूचर में, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पीएल में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 2,000 रुपीज, और टोटल कितना हो गया आपका? 12,000 रुपीज। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्सपेंस जो आपका इस साल हुआ है, देखिए एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक साल में जो खर्चा है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसका पेमेंट करें या हम ना करें। इसे बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। ये कैश बेसिस को और क्रेडिट बेसिस दोनों का कंबाइंड रूप होता है, जिसे बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। करेंगे इनकम फ्रॉम द ईयर, मतलब वन फाइनेंशियल ईयर का इनकम चाहे आपको रिसीव्ड हो जाए या ना रिसीव हो, एक्रूअल कंसेप्ट के तहत इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखा था, कितने का? 1 लाख का, ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट का जो फेस वैल्यू था 10% था। मतलब फेस वैल्यू मतलब 10% के रेट से आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रखा था कि जो इन्वेस्टमेंट आपका है उस पर मुझे 10% से ब्याज की दर से पैसा पर ईयर मिलेगा। तो लेकिन आपको क्या पता चलता है, एक साल के बाद एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में आपको जो पैसा मिलता है वो 7,000 रुपए मिलता है कैश के रूप में। ठीक है, देखिए आपको कितना पैसा मिल रहा है? 7,000, लेकिन 1 लाख का अगर आप 10% करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपीज मेरा एक्रू हो रहा है, मतलब मेरा राइट बन रहा है 10,000 रुपए लेने का, लेकिन आपको पैसा कितना मिल रहा है? 7,000 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको और कितना मिलना चाहिए? 3,000 और मिलना चाहिए, और टोटल कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा था, और इन्वेस्ट कर रखा है, इसका मतलब वो कंपनी का राइट बनता है कि आपको कितना पैसा दे? 10,000 दे, लेकिन वो आपको कितना दिया? 7,000 दिया। इसका मतलब हमें 3,000 रुपए और मिलना है। किस साल का ये पैसा है? ये इसी साल का पैसा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और कहेंगे कि हमको पैसा कितना मिला? 10,000 मिला। इसका पीएल का ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? आप जानते हैं, ये आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? 7,000 आपको मिल गया कैश के रूप में, प्लस क्या कर देंगे? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मिलने वाला है कितना? 3,000, टोटल कितना हो जाएगा? 10,000 को प्रीवियस ईयर में ही पेड कर दिया। मतलब क्या हुआ कि हमने जो एक्सपेंडिचर था वो क्या कर दिया? एडवांस में ही पेड कर दिया। एडवांस में पेड कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि करंट ईयर में आपको इसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए करंट ईयर में आपका जो लायबिलिटी बनती थी रेंट की, वो 10,000 बनती थी। ठीक है, लायबिलिटी कितनी की बन गई करंट ईयर में? 10,000 का, लेकिन प्रीवियस ईयर में आपने एडवांस दे रखा है 2,000 रुपीज।
एडवांस किसका दे रखा है, रेंट का। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी कितनी बन रही थी, 10,000, और आपने पीएल में उसको इंटरप्रेट कर दिया, लिख दिया कि हमने टू रेंट के द्वारा 10,000 रुपीज पेड कर दिया। लेकिन आप पीछे जाएंगे, प्रीवियस में जाएंगे या एडजस्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि आपने प्रीवियस ईयर में 2,000 रुपीज एडवांस में पेड कर रखा है। इसका मतलब आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो 2,000 रुपीज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक्चुअल जो आपका रेंट होगा वो कितना होगा इस साल का, 8,000 रुपीज होगा। अब बात करेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। आउटस्टैंडिंग नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम है इसका, बकाया। मतलब कि अगर मान लीजिए वर्कर के वेजेस का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो एक्रूअल कंसेप्ट कहता है भाई साहब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हम एक साल के अकाउंटिंग को लेके चलते हैं, चाहे वो पेड हो या ना हो, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए हमको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना था, कितना, 12,000 रुपए, लेकिन हमारे पास कैश कितना है, 10,000 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया कि आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में 2,000 ऐड कर दिया जाएगा, और मान लेंगे कि हम अपने एम्प्लॉय को, मैनेजर को कितना देने वाले हैं, 12,000 रुपीज देने वाले हैं। इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये 2,000 रुपए कौन ला रहा है, एक्रूअल कंसेप्ट ला रहा है। क्यों ला रहा है, वो कह रहा है कि कैश ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम जो बकाया है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जांपल की, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। एक्रूड इनकम क्या होता है, मतलब कि हमारा जो राइट था, बन रहा था किसी भी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट के रूप में, कि आपको मिलना चाहिए था 10,000 रुपीज, लेकिन किसी कंपनी ने हमको कितना दिया, 7,000 रुपीज दिया। ठीक है, इसका मतलब एक्रू, मेरा एक्रू जो राइट बन रहा था वो 10,000 का बन रहा था, लेकिन हमारे पास कितना पैसा आया, 7,000 आया। इसका मतलब 3,000 उसने आपको नहीं दिया। लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि आप टोटल वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पैसा मिले या ना मिले, लेकिन मेरा राइट बन रहा था, इसलिए हम रिकॉर्ड कितने करेंगे, 10,000 पे। इसका मतलब 3,000 जो होगा वो एक्रूड इनकम के तहत वो ऐड हो जाएगा, और ये जो हमारा हो जाएगा ये असेट्स हो जाएगा। असेट्स कौन सा, ये हमारा करंट असेट्स होगा। इनकम रिसीव इन एडवांस, इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रीवियस ईयर में ही करंट ईयर का पैसा मिल चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपकी लायबिलिटी एराइज हो गई। लायबिलिटी एराइज ये हो गई कि अब आपको करंट ईयर में उस बंदे से पैसा नहीं लेना है। मतलब आपको मान लीजिए एडवांस में पैसा मिल गया इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में 4,000 रुपीज। ठीक है, और करंट ईयर में उस बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था आपको देने का 10,000 रुपीज। ठीक है, आपको करंट ईयर में 10,000 रुपीज उस बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था, और आपको रिसीव करने का राइट बनता था 10,000 रुपीज का। लेकिन आप जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमको उस बंदे ने 4,000 रुपीज जो था वो एडवांस में दे रखा है। इसका मतलब इस साल करंट ईयर में आपको 10,000 रुपए ना मिलके कितना रुपए मिलेगा, आपको रुपए मिलेंगे टोटल 6,000 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया जो ये 4,000 रुपीज है इस साल के लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल हमारा है डेब्टर का एंड क्रेडिटर। ठीक है, अब ये कौन इजाद कर रहा है, एक्रूअल कंसेप्ट इजाद कर रहा है। डेब्टर मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, गुड को सोल्ड कर रहे हैं, लेकिन किस पे कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। मान लीजिए 20,000 का हम जो गुड्स था, फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल अपने डेब्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं, उधार पे उसको हम गुड्स दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, भले हमको पैसा ना मिला हो लेकिन वो फ्यूचर में हमको वो पेमेंट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेडिटर का। क्रेडिटर क्या होता है, हम उससे रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स परचेज करते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे। इसका मतलब हम गुड्स को परचेज करते हैं किस बेसिस पे, ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए हमने इसे 40,000 का
रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स क्या किया है, परचेज किया है, तो इस ट्रांजेक्शन को भी हम रिकॉर्ड करेंगे और ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस किसके बेसिस पे होगा, एक्रूअल कंसेप्ट के बेसिस पे होगा। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, असेट्स और रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका मतलब है कोई असेट्स अगर आप परचेज करते हैं तो उसको परचेज कॉस्ट पे या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे ही उसको क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि परचेज कॉस्ट मतलब होता है जब आप किसी असेट्स को मार्केट में खरीदने जाते हैं उसी कॉस्ट पे आप रिकॉर्ड करेंगे। परचेज कॉस्ट इंक्लूड करता है 3 एलिमेंट को, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस रिपेयर प्लस इंस्टॉलेशन। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एग्जांपल में आपने ओल्ड इक्विपमेंट परचेज किया, जिसका प्राइस था 2 लाख रुपए, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस डेट को आप परचेज कर रहे हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किस डेट को आप एक्वायर करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन हम उसको रनिंग कंडीशन में डालने के लिए उसको रिपेयर करेंगे, तो रिपेयर में आपका कुछ खर्चा आएगा जो आपका ऐड होगा इसमें परचेज कॉस्ट में। इसका मतलब मान लीजिए रिपेयर का हमारा 10,000 रुपीज आ गया। फिर हमारा जब वो मशीनरी जो है, जो हमारा इक्विपमेंट है वो रेडी टू यूज हो गया, फिर हम उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे कहाँ पे, अपने फैक्ट्री में, तो उसका भी कुछ चार्ज आएगा। मान लीजिए 5,000 आपका इंस्टॉलेशन चार्ज आ गया। इसका मतलब परचेज कॉस्ट कितना हो गया आपका, 2,15,000 रुपए क्या हो गया आपका परचेज कॉस्ट हो गया। और इसे बोलते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा, मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग खरीद रखा है, ठीक है, बिल्डिंग खरीदा हमने 20 लाख का, ठीक है, तो उसे हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जब हमने बिल्डिंग को परचेज किया है उसी वैल्यू पे हम क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने बैलेंस शीट में क्या करेंगे, दिखा देंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका 20 लाख का बिल्डिंग दिख जाएगा। ये होता है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन्ड। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन्ड का मतलब हो गया कि हमारे पास कौन सा असेट्स है, इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इजीली वेरीफाई का मतलब कि किस डेट को हमने अपना असेट्स खरीदा था और उसका प्राइस कितना था, ताकि कोई भी कंफ्यूजन फ्यूचर में ना हो। अब बात करेंगे हम लिमिटेशन की। लिमिटेशन क्या होता है कॉस्ट कंसेप्ट का, लिमिटेशन ये होता है कि मान लीजिए हमने जो बिल्डिंग 20 लाख का खरीद रखा था, ठीक है, उसको अगर हम देखेंगे कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका प्राइस जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस बढ़ जाता है, मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू में उसका प्राइस 20 लाख से बढ़कर कितना हो गया, 22 लाख हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में 20 लाख दिखा रखा है, लेकिन उसका प्राइस इंक्रीज होके कितना हो गया, 22 लाख हो गया है। और इस 22 लाख को हम रिवर्स नहीं करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कितने करते हैं, 20 लाख पे। इसका मतलब ये हो गया कि ये मार्केट वैल्यू को, फ्लैक्चुएशन को क्या करता है, इग्नोर करता है। इससे क्या होता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन जो है वो पता नहीं चल पाता है। ये आपका हो गया लिमिटेशन। बात करेंगे हम डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, मतलब क्या हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन का 2-फोल्ड इफेक्ट होता है। अगर मान लीजिए आप रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, इसका मतलब इनफ्लो आपके पास क्या हो रहा है, कमोडिटी का हो रहा है, थिंग्स का हो रहा है, रॉ मटेरियल्स का हो रहा है, और आउटफ्लो क्या हो रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं 2-फोल्ड इफेक्ट। इसी पे हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो काम करता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम, एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है, और लिख सकते हैं 2-फोल्ड इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन है तो कोई चीज डेबिट होगा, कोई चीज क्रेडिट होगा। अब बात करते हैं हमारा डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट के द्वारा ही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन निकल के आता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी का। मतलब क्या हुआ, असेट्स रिवेल्स करता है हमारी लायबिलिटी को, और लायबिलिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
और इसे क्या बोलते हैं कैपिटल को, ऑनर इक्विटी। ठीक है, और इसको और हम सब फॉरगेट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमको कैपिटल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैपिटल जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑनर इक्विटी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये देखिए बीएचयू एग्जाम में बहुत ही सिंपली वे में आ जाता है, आपके पास 4 इक्वेशन बना देगा। ठीक है, बोल देगा अकाउंटिंग इक्वेशन है, 4 इक्वेशन दे देगा, आपको जज करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, उस पर आप टिक करके अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं।